हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूँ पलक। तो हमने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि बायोलॉजी का बेस बनाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। तो हमने उसके बारे में क्या क्या देख लिया। एक प्रोकैरियोटिक सेल की हमने समाप्ति कर दी थी, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने यूकैरियोटिक सेल की स्टार्टिंग की थी। यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया था और कल हमने अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म कर दिया था। अब इसके बाद आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड और सीलिया और फ्लैजिला का हम सेक्शन देखेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये चारों टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना, आगे लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं। तो माइक्रोबॉडीज अगर आप देखोगे, अगर आप एक प्लांट सेल को लोगे तो ये आपको उसमें भी देखने को मिलेगी। अगर आप एक एनिमल सेल को लोगे तो आपको ये उसमें भी देखने को मिलेगी। मतलब इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल में भी आपको देखने को मिलेगी और एनिमल सेल में भी आपको देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है। एक सिंगल लेयर होती है। जब कोई भी प्रोटीन या एंजाइम्स के ऊपर लेयर लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जैसे ये इसमें क्या स्टोर होते हैं, इसमें एंजाइम्स स्टोर होते हैं। ये कुछ एंजाइम्स को स्टोर करता है जो पर्टिकुलरली कुछ काम करवाते हैं। जैसे एक एंजाइम माइक्रोबॉडीज में पेरोक्सीसोम, जैसे पेरोक्सीसोम का काम क्या होता है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। अब ये नहीं, जो अच्छा नहीं है कि हमारी बॉडी में बन नहीं रहा होगा, हमारी बॉडी में बनता है। तो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करवा देती है वाटर और ऑक्सीजन में। अब हमारी बॉडी में 70% पानी है, मतलब हमारी बॉडी के लिए वाटर तो बहुत अच्छा है और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो पेरोक्सीसोम एंजाइम होता है वो ब्रेक करवा देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो हमारी माइक्रोबॉडीज को हमने देख लिया क्या क्या होता है। दोबारा से एक बार फिर से जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और क्लास के साथ ही रिवाइज करते हुए चलना, बिल्कुल अटेंशन के साथ, जैसे आप लाइव लेक्चर ले रहे हो। तो यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगी और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी। अगर आप एक प्लांट सेल को देखेंगे तो उसमें भी माइक्रोबॉडीज पाई जाएंगी, अगर आप एनिमल सेल्स को देखेंगे तो उसमें भी माइक्रोबॉडीज पाई जाएंगी। और इसमें कुछ एंजाइम्स स्टोर होते हैं जो पर्टिकुलरली वर्क करवाते हैं। जैसे पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करवा देता है, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। अब इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक बहुत ही फेमस लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है, मतलब सेल को क्या देता है, एनर्जी देता है। जैसे कल हम लाइसोसोम से वर्क करवा रहे थे तो उसमें पंप प्रेस, मतलब वो एक्टिवली काम कर रहा था। तो एटीपी खर्च हो रही है, तो एटीपी उसको कौन देगा, एटीपी उसको कहाँ से मिलेगी, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया बना के देगी उसको। तो चलो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बनाते हैं। ये हो गया, इसको अब हम इरेज करेंगे। अब हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हमारे पास आ गई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल में बहुत छोटी होती। पहले हम इसके बारे में बातें लिखेंगे, उसके बाद एक एक जो भी हम वर्ड लिखेंगे उसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि ये हमको दिखाई कैसे देती है, इसकी सूरत कैसी है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल होती है, इसका साइज सेल में बहुत स्मॉल। अब सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, हमारी सेल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं और ऊपर से ये इतनी छोटी होती है कि हम इसको नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। तो इसको देखने के लिए एक स्टेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन, जो जेनस थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए स्टेन किया था, जिससे सिर्फ उनको क्या दिखे सेल में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे हमने क्या देखा, हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी थी, तो हमने एक ऐसी सेल ली जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। अब जब हमको माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है
तो अब हम सेल में, ऐसी तो कोई सेल बनी नहीं है जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, सेल में तो बाकी सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए उसको एक स्टेन दिया था, तो स्टेन दिया था इसको, स्टेन्ड विद जेनस ग्रीन, इसको स्टेन किया था, उस स्टेन का नाम था जेनस ग्रीन। अब इसके बाद इसका साइज क्या होता है, इसका डायामीटर क्या होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 0.2 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ होती है 0.2 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी विड्थ देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, तो इसकी चौड़ाई होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि ये दिखती कैसी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएंगे, सबसे पहले ग्रीन से बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हमने बनाई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हमने इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर से इनवेजिनेट होती है, मतलब फोल्ड होती है, एक्सटेंशन होते हैं इसमें। इसके बाद इसके पास होता है खुद का डीएनए। अभी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा अंतर है उसमें, लेकिन क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। तो ये हो गया इसका डीएनए, ये आरएनए, ये आरएनए से खुद बना सकती है प्रोटीन, इसके पास होता है राइबोसोम। तो सबसे पहले ये क्या होगा, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में एम लिख लेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OMM, मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड में हमारे पास ये आता है स्पेस, मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब दो लेयर्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, आउटर और इनर लेयर के बीच में स्पेस पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके बाद हमारे पास आ गई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसके पास होता है खुद का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमने किसको बोला, जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको हमने मैट्रिक्स बोला। जैसे जो हमारी सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है तो उसको हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है। तो ओन डीएनए एंड आरएनए, ओन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंडक्टर का मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोटीन, आधे से ज्यादा प्रोटीन ये अपने आप ही बना लेती है, बस इसको थोड़ी बहुत न्यूक्लियस से जरूरत पड़ेगी लेने की, वरना ये आधे से ज्यादा खुद का काम खुद ही कर लेती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब इंडिपेंडेंट, आधी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। तो देखिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या देखा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का मेम्ब्रेनस स्पेस, फिर इसके अंदर जो फ्लूइड था M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मैट्रिक्स, तो उसको हमने बोला मैट्रिक्स। उसके बाद इसके पास खुद का ओन डीएनए होता है, आरएनए होता है और ये प्रोटीन होता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आगे चल के क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी
कंडक्टर बोलते हैं, मतलब ये आधे से ज्यादा खुद के काम खुद कर सकता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद इसके पास होता है ये 70S राइबोसोम। अब हमने राइबोसोम पढ़ा था क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल में कि राइबोसोम क्या होते हैं, 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। इसके पास 70S राइबोसोम होता है, और राइबोसोम को हम क्या बोल रहे थे, प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यहां लिख लीजिए, इसको रेड से लिखते हैं, हाईलाइट दिखेगा, कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमिएबल नहीं, वो ज्यादा परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन से अगर कोई भी बाहर का मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो आउटर मेम्ब्रेन से आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसमें भी जैसा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में देखा था, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है, ये ज्यादा चीजों को अंदर नहीं आने देती है, इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है। तो एक बार फिर से हम माइटोकॉन्ड्रिया को रिवाइज करते हैं कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या देखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसको देखने के लिए एक स्टेन किया जाता है इसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं जेनस ग्रीन। उसके बाद इसकी लेंथ होती है 0.2 माइक्रोमीटर, इसकी विड्थ होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर। उसके बाद अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को बना के देखेंगे तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच को स्पेस को बोलते हैं मेम्ब्रेनस स्पेस। उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमको क्या बना के देती है, एटीपी बना के देती है। इसके बाद इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, इसीलिए हम इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब ये आधे से ज्यादा खुद के काम खुद ही कर लेगी, आधे से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस खुद ही कर लेगी। अब देखो हमारी बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन इन जनरल जो एक थ्योरी थी एम्प्टी सिम्बायोटिक थ्योरी, तो उसमें पहले कहा गया था, अच्छा आप देख के बताओ कि ये किसकी तरह लग रही है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैक्टीरियल जब सेल को बनाया था तो हमने क्या देखा था कि उसमें ऐसा ही डीएनए था, ऐसा ही आरएनए था, ऐसा ही राइबोसोम था और ऐसा ही प्रोटीन था। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से हमको पता चलता है कि जो पहले माइटोकॉन्ड्रिया थी ये एक बैक्टीरियल सेल थी, मतलब बैक्टीरिया की सेल थी। और ऐसा कहा जाता है, उस थ्योरी में ऐसा बताया हुआ है कि एक बड़ी सी सेल ने इसको एंगल्फ कर लिया, इसको निगल लिया, तब से ये सेल के अंदर रहकर उसको क्या देने लगी, बना के एनर्जी देने लगी। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इन जनरल जानने के लिए इसके स्ट्रक्चर को देख के कि हम ये हमको किसकी तरह दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म होती है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्लाज्मिड, प्लास्टिड्स, सॉरी प्लाज्मिड नहीं प्लास्टिड्स। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्लास्टिड। तो हमने बहुत अच्छे तरह से दो टॉपिक्स को कवर किया, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी किया। और आप जब याद किया करो तो लिख के याद किया करो। जैसे आपने पहले मान लो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा दिया, तो पहले 2-3 बार उसको याद करो, याद हो गया, कॉपी को बंद करो, एक बिल्कुल फेयर पेज लो जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके तो नहीं लिख पाओगे, मतलब अंदर से बिल्कुल जो याद आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वो लिखते जाओ। ऐसा आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। आप एक बार अगर उसको लिख लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं ये नहीं भूलूंगा। जैसे ऐसा तो रहता है कि जब तक कॉपी खुली होती है हमको लगता है हमको सब याद है, जैसे ही कॉपी बंद की अगर कोई आपको पेज दे दे आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी ये करने में, लेकिन ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, रिवीजन एबिलिटी को बढ़ाएगा, लर्निंग पावर को बढ़ाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स सारे प्लांट में स्टोर होते हैं, मतलब जितनी भी प्लांट सेल होती हैं उनमें आपको प्लास्टिक जरूर प्लास्टिड्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ये एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्लांट को क्या देते हैं, कलर देते हैं। ये प्लांट की लीफ में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये यूग्लिनॉइड, जितने भी यूग्लिनॉइड होते हैं, पहले हम लाइन लिखते हैं उसके बाद हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड्स क्या होता है ये तो हमने पहली बार सुना है। तो यूग्लिनॉइड जो होता है वो अगर उसको सनलाइट मिलेगी तो वो फोटोसिंथेटिक बन जाएगा, अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो एनिमल सेल की तरह काम करेगा। यूग्लिनॉइड जो है वो प्रोटिस्टा का मेंबर है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है। हम आगे जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप इतना याद रखो कि जो यूग्लिनॉइड है जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, तो ये प्लांट सेल की तरह बिहेव करने लगता है। जब इसको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये एनिमल सेल की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके उनको खाएगा। तो प्रेजेंट इन जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी यूग्लिनॉइड होते हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे। अब प्लास्टिड्स भी 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वो हमने उसके अंदर का बोल दिया, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर बोल दिया। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और आपने ये समझ डाला तो बायो झिंगा लाला हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको प्लांट के बारे में, प्लांट में बताइए क्या प्रेजेंट होता है। हम अगर पूछे, बहुत ही जनरल सा सवाल है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो हमने जब एक बैक्टीरिया सेल को देखा था तो कुछ बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट थे, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट थे। तो क्रोमा वर्ड इज रिलेटेड टू कलर। जो क्रोमा वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, कलर से रिलेट करता है। जैसे क्रोमेटोफोर अगर प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको हमने ब्लू ग्रीन एल्गी बोला, जो कि नॉट एल्गी एनी मोर, वो एल्गी नहीं है, वो क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन उसको हम नाम है उसका ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे मान लो आपने बकरी का नाम रख दिया इंसान का नाम रख दिया बकरी, तो इंसान का नाम रखने से बकरी इंसान हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि उसमें ब्लू कलर का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट इज रिलेटेड टू कलर, किसी सेल को क्या देता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मेजरली कौन सा पिगमेंट होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारी जो लीव्स होती हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमारी क्या आती है, केराटिनॉइड्स, थोड़े बहुत केराटिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर वो वेरिएबल नंबर के कलर, लेकिन वो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हम क्लोरोप्लास्ट को बना के भी देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो कि हमारी पत्तियों में पाया जाता है, और केराटिनॉइड्स जो कि कलरफुल होता है। क्रोमोप्लास्ट, अगर क्रोमोप्लास्ट किसी सेल में प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ केराटिनॉइड्स, मतलब वो कलरफुल होंगे। क्रोमो का मतलब क्रोमो रिलेटेड होता है कलर से, कलरफुल से, तो इसमें क्या होते हैं, केराटिनॉइड्स। उसके पास ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूको का मतलब, जैसे हमारे ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट,
कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस होता है। जैसे ल्यूको वर्ड हमेशा कलरलेस के साथ अटैच होता है। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है? WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके पास कोई कलर नहीं है। तो ल्यूको मीन्स व्हाइट, कलरलेस। हमेशा जहां पर भी ल्यूको अटैच हो जाए तो उसको हम मतलब उसके पास कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, केराटिनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल जैसे हो गया क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास जो होता है वो एक यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसमें सिर्फ इसके नंबर वेरी करते हैं सेल के हिसाब से। जैसे हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या कर रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरी कर रहे थे अलग अलग सेल में, अलग अलग तरह के। जैसे मान लो जिसमें ज़्यादा एनर्जी खत्म होनी, जैसे हमारी लिम्ब मसल्स हो गई, जो हमारी लिम्ब की मसल्स होती हैं, तो लिम्ब्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। अब मान लो हमारी कोई ऐसे पार्ट में सेल हो गई, कोई ऐसी सेल्स हो गई जिनको ज़्यादा काम नहीं करना है, जिनको आराम करना होता है, थोड़ा बहुत काम करना होता है, तो उनको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी। तो इसका नंबर भी वेरी करता है सेल टू सेल। तो अगर हम देखेंगे क्लाइमाइडोमोनास, जो आगे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जब हम पढ़ेंगे तो हम क्लाइमाइडोमोनास के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि क्लाइमाइडोमोनास जिसमें सिर्फ प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट होता है, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट होता है किसके पास? क्लाइमाइडोमोनास के पास प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है? क्लाइमाइडोमोनास, क्लाइमाइडोमोनास, क्लाइमाइडोमोनास। उसके बाद जैसे मीजोफिल की सेल, हमने जब अलग अलग सेल्स की शेप और डायामीटर देखा था, तो हमने क्या देखा था? मीजोफिल सेल कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारी पत्ती होती है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? मीजोफिल की सेल, जिनका शेप कैसी होती है? जिनकी शेप कैसी होती है? या फिर तो राउंड होंगी या फिर तो ओवल होंगी। तो हमारी पत्ती में जो मीजोफिल पाया जाता है, मीजोफिल्स की सेल पाई जाती हैं, उनमें कितने होते हैं? उनमें 20 to 40 होते हैं। क्या पाए जाते हैं? 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी पत्तियां हमको कैसी दिखाई देती हैं? हरी दिखाई देती है। अब एक स्टेम तो हमको ग्रीन नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए जो मीजोफिल की सेल होती हैं उनमें 20 to 40 क्या पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो 20 to 40 किस में पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल में। 20 to 40 इन मीजोफिल। तो चलिए देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स होते हैं। केराटिनॉइड जो क्लोरोफिल होता है वो सब में वेरी करता है, अलग अलग सेल में इसके नंबर वेरी करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लाइमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सिर्फ एक पाया जाता है। अब जो मीजोफिल की सेल होती है उसमें कितने पाए जाते हैं? 20 to 40 पाए जाते हैं। अब हमारे पास आ गया केराटिनॉइड्स, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा इज रिलेटेड टू वर्ड कलर, कलर से रिलेट करता है क्रोमा वर्ड। तो जिसमें भी कलर होंगे, जैसे गाजर हो गया, गाजर का कलर क्या होता है? रेड। तो किसकी वजह से? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो क्रोमोप्लास्ट, केराटिनॉइड्स, केराटिनॉइड्स इसमें केराटिन प्रोटीन होगा, उसमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको इज रिलेटेड टू कलरलेस। ल्यूको वर्ड अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो वो चीज क्या हो जाती है? कलरलेस हो जाती है, उसके पास कलर नहीं होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट आते हैं, एलीरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। तो सबसे पहले एल्यूरोप्लास्ट, सबसे पहले हम डालते हैं एल्यूरोप्लास्ट। फर्स्ट में हमारे पास आ गया एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में।
सेकेंड हमारे पास आ गया अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, तो अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है स्टार्च में। अगर आलू में क्या होता है, आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। देखिए जब आप एक आलू को काटते हैं तो हमारे हाथ में कैसे सफेद सफेद सा पाउडरी सा लगता है, तो उसका कलर तो नहीं होता। आलू जब काटते हैं उसमें जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, पाउडर की तरह लगता है, उसमें अमाइलोप्लास्ट होता है, स्टार्च होता है। और स्टार्च में क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट होता है। तो ये किसमें स्टोर होता है, स्टार्च में। थर्ड में आ गया एलियोप्लास्ट। तो जो हमारे फैट्स और ऑयल्स वाली चीजें होती हैं उनमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इलियोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट हमने देखा किसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन में। एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है स्टार्च में, और इलियोप्लास्ट प्रेजेंट है ऑयल और फैट में। ऑयल्स एंड फैट्स। अब यहाँ पे हमारे प्लास्टिक का एंड हो गया। यहाँ पे हमको सिर्फ क्या देखना है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्लास्टिक जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सारे प्लांट्स में। सारे प्लांट्स के सेल में प्लास्टिक प्रेजेंट होंगे और यूग्लियोइड्स प्रेजेंट होंगे, यूग्लियोइड्स में प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा जो प्लास्टिड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल जैसे फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बाद मीसोफिल की सेल जो कि हमारी लीव्स में पाई जाती हैं, उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब इसका नंबर वेरी करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमोप्लास्ट जैसे केराटिनॉइड्स में हो गया। इसके पास हमारे पास आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वर्ड रिलेटेड टू कलर, जिसके साथ वर्ड अटैच है, मतलब वहां पर कलर नहीं है। तो क्या देखा, एल्यूरोप्लास्ट हमारा होता है प्रोटीन में, अमाइलोप्लास्ट होता है स्टार्च में, और इलियोप्लास्ट होता है ऑयल्स और फैट्स में। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के देखेंगे कि वो हमको दिखता क्या है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ये नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है। इसमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसका थोड़ा थोड़ा डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। इसके पास जो आगे चल के आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। देखो ग्रेना क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम बातें लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। बैटरी शेप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। इसकी एक बैटरी को हम बोलते हैं, मतलब एक ब्लॉक को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। तो फिर चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हमने क्या क्या बनाया। इसके पास भी मतलब ये भी सेमीकंडक्टर होता है। हम लिख चुके हैं पहले कि जिसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद की प्रोटीन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ये भी अपने आधे से ज्यादा वर्क खुद ही कर लेगा। इसको भी थोड़ा बहुत न्यूक्लियस से जरूरत पड़ेगी, वरना ये भी आधे से ज्यादा प्रोटीन खुद ही बना लेगा। तो हमारे पास हो गया। और इसके बाद इसकी जो एक बैटरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और इन तीनों बैटरियों को हम बोलते हैं ग्रेना। ये जो पूरा जो ऐसा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। फिर इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा।
जैसे किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। फिर इसके बाद इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शॉर्ट में लिख लो आई फॉर इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए हमने इसके बारे में क्या क्या लिखा। तो इसमें हमने लिखा कि ये सेमीकंडक्टर होता है, मतलब खुद का डीएनए है भैया, खुद का आरएनए, खुद की प्रोटीन है, हम खुद अपना काम कर लेंगे, तो इसीलिए आधे काम ये अपने खुद ही कर लेता है, ठीक है। इसके बाद इसमें थैलाकोइड ग्रेना पाए जाते हैं, और जो ग्रेना होते हैं वो एक बैटरी से मिलकर बैटरी शेप्ड होते हैं। आप इसको कैसे याद करोगे, ग्रेना बैटरी शेप्ड, ग्रेना कैसे होते हैं, बैटरी शेप्ड होते हैं। मान लो कि आपने घड़ी ली, उसमें आप बैटरी डालोगे तो लाइट चलेगी, तो ये किसका काम करते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं। लाइट रिएक्शन कौन करता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी ट्रिक बेकार तो है लेकिन याद करने के लिए सही है। जैसे जो ग्रेना होते हैं वो बैटरी शेप्ड होते हैं, बैटरी की तरह मिलकर बनते हैं, तो बैटरी शेप होते हैं। और बैटरी का काम क्या होता है, जब आप बैटरी किसी लाइट वाली चीज में डालते हो तो लाइट शो होती है, तो इसका मतलब होता है लाइट का, लाइट रिएक्शन करता है। और जो स्ट्रोमा होता है वो डार्क रिएक्शन करता है। आप इसको कैसे याद करोगे, जैसे कुछ बच्चों का सपना होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर साहब ऐसे आप याद कर सकते हो, डी फॉर डॉक्टर, एस फॉर साहब, मतलब डार्क रिएक्शन कहाँ होंगी, स्ट्रोमा में होंगी। तो हमने क्या क्या लिखा है इसके बारे में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी। इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मीन्स आगे चल के जब कुछ बच्चे क्या बनने चाहेंगे, डॉक्टर साहब बनना चाहेंगे, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होंगी, स्ट्रोमा में होंगी। इसके पास हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्रेना, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला ग्रेना। तो ग्रेना बैटरी शेप्ड थैलाकोइड से मिलकर बनता है, तो जब हम बैटरी को किसी भी लाइट वाली चीज में डालते हैं तो वो क्या देता है, लाइट देता है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, लाइट रिएक्शन करता है, लाइट रिएक्शन, एन नहीं बन पाया यहाँ पे। अब ये सेमीकंडक्टर होता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, हम तो भाई अपना काम खुद कर लेंगे। इसके बाद एक जो बैटरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिससे नीट 2024 के नीट में सवाल भी आया हुआ है कि तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है इज मोर परमिएबल देन आउटर इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो क्या सवाल है, सवाल है कि इनर मेम्ब्रेन of mitochondria is more permeable from inner membrane of chloroplast। इसमें सवाल आया हुआ है नीट में, नीट 2024 के नीट के पेपर में, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था 2024 में। तो जो इनर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है अंदर की किससे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे हमारा क्या समाप्त होता है, यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट समाप्त होता है। हम साइड हो गए, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। हो गया नोट, चलो अब इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया बताइए, सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया क्या करती है, सीलिया और फ्लैजिला का काम हमने पढ़ा था ना, हम पढ़ चुके हैं। क्या काम होता है इसका, मूवमेंट में। अगर किसी भी सेल की मूवमेंट करवानी है तो वो किसके थ्रू होगी, सीलिया के थ्रू होगी। और या फिर तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होगा या फिर तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसके लिए, सेल की मूवमेंट के लिए। तो हम हेडिंग डालते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया
एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया जो होती है ये न्यूमरस होती है, ये नंबर में ज्यादा होती है लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है, तो इसीलिए छोटी है तो नंबर में ज्यादा होगी। और इसका काम क्या होता है, मोटिलिटी देने का, और ओट्स की तरह काम करती है। जैसे नाव के चप्पू क्या होते हैं, जब आप ऐसे करके नाव के चप्पू को चलाते हैं तो आप यूजुअली क्या कर रहे हैं, नाव आगे जा रही है या पानी पीछे जा रहा है, मतलब पानी पीछे जाएगा तो नाव तो वैसे भी आगे जाएगी। तो ये चप्पू की तरह, ओट्स की तरह काम करती है, पानी को पीछे, जैसे ओट्स का काम क्या होता है, पानी को पीछे धकेलना और नाव को आगे ले जाना, तो वही सीलिया सेल के साथ करती है। सीलिया ओट्स की तरह मूवमेंट करती है, मतलब बाकी का जो फ्लूइड होता है उसको पीछे छोड़ती जाती है और खुद सेल को आगे ले जाती है। तो ये न्यूमरस होती है, नंबर में ज्यादा होती है, इसको हम लिखते हैं न्यूमरस, न्यूमरस, स्मॉल एंड वर्क्स लाइक ओट्स, चप्पुओं की तरह काम करती। अब फ्लैजिला, फ्लैजिला फ्यू होते हैं, किसी सेल में थोड़े पाए जाते हैं, ये नहीं है 150, 200, 250 सेल में पाए जाएंगे, मोस्टली 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये बड़ी होती है। तो फ्यू होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और ये किसमें काम करते हैं, सेल को मोटिलिटी देने में, सेल की मूवमेंट में। तो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। अब देखो जैसे आपने क्या करा, आपने आपको रोटी दिखाने के लिए, ठीक है, तो आपको इतनी छोटी छोटी रोटी देंगे तो आपको कितनी खानी पड़ेंगी, ज्यादा खानी पड़ेंगी। वहीं आपको इतनी बड़ी रोटी दे दी तो उसको तो आपको एक ही रोटी में पेट भर जाएगा या आधी रोटी में पेट भर जाएगा। तो ये छोटी होती है इसीलिए इसको सेल में ज्यादा होता है, और ये बड़ा होता है इसीलिए 1-2 से भी सेल में काम चल जाता है। अब इसके बाद हम इसका सेक्शन देखेंगे, जैसे ये कैसा प्रेजेंट होता है। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं। सीलिया और फ्लैजिला हमने पढ़ा था कि जो फ्लैजिला था वो किससे बना था, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उसको चीर के सेल वॉल से निकलता है। तो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बन रहा था। मान लो ये हमारी सेल हो गई और इससे यहाँ पे ऐसे सीलिया निकला हुआ है। अब इसके बाद जब हम सीलिया को, मान लो हम एक पेन ले रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे, एक पेन से समझेंगे जो खुल जाए। देखिए ये वाला खुलेगा कि नहीं। जैसे ये यहाँ पे मान लो सीलिया निकला या फिर ये यहाँ पे फ्लैजिला निकला और हमने इसको काट दिया, तो हम इसको जब काट के देखेंगे, मान लो ये मेरे पास पेन है, तो इसको हमने जब काटा, इसका जब हमने सेक्शन किया तो ये हमको कैसा दिखेगा। हमने मान लो इसका सेक्शन कर दिया और हम इसको झांक के देख रहे हैं तो हमको दिख जाएगा ना कि ये कैसा दिख रहा है। तो वैसे ही इसको किया जाता है, इसका सेक्शन, मतलब ये सीलिया निकला, उसको काटा, फिर उसके अंदर झांक के देखा कि ये कैसा दिख रहा है। तो जब सीलिया और फ्लैजिला का सेक्शन किया तो ये हमको कैसा दिखता है, आइए देखिए। तो सबसे पहले इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है सीलिया में, उसके बाद इसमें 9 क्या पाए जाते हैं, डबलेट्स पाए जाते हैं, मतलब 9 गोले डबल में साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 9 डबलेट हम बनाएंगे, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9 हो गया। अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं। अलग हो गया, ये अलग अलग लग रहा है, सेंटर में बना। तो चलिए यहाँ पे ये 1 डबलेट हो गया, दूसरा डबलेट हो गया, तीसरा डबलेट हो गया, चौथा डबलेट हो गया, 5वां डबलेट हो गया, 6ठा डबलेट हो गया, 7वां हो गया। बन नहीं पा रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो ये हमारे डबलेट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट भी इसको बोलते हैं। और बीच में एक सिंगलेट प्रेजेंट होता है, बीच में ये 2 प्रेजेंट होते हैं सिंगल में। उसके बाद यहाँ पर रेडियल की तरह
इस सिंगलेट से इस डबलेट को कनेक्ट करने के लिए रेडियल की तरह लाइन निकली हुई होती है। तो देखिए हमने क्या क्या बोला। सबसे पहले ये हो गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास हो गया माइक्रो ट्यूब्यूल, डबलेट 9 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9+2, इसीलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि 9 ये हो गए, 2 ये दो ये हो गए, तो इसीलिए इसको हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। इसके बाद ये हमारे हो गई नेक्सिन लिंक। अब नेक्सिन लिंक क्या होती है? इनसे कनेक्ट करने के लिए एक डबलेट से दूसरे डबलेट से तीसरे डबलेट, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन होती है, जो किसकी, कौन से प्रोटीन की बनी हुई होती है? नेक्सिन की बनी हुई होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेक्सिन लिंक भी बोलते हैं। इसके बाद ये हमारे पास आ गए रेडियल इन शेप, जो कि किससे, डबलेट से सिंगलेट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल शेप। अब हमने क्या क्या देख लिया? सेल मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं, डबलेट यहाँ पे डबलेट होगा। इसके बाद इन डबलेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक लिंक होती है, जिसको हम नेक्सिन लिंक बोलते हैं। इसके बाद इन डबलेट को सिंगलेट से कनेक्ट करने के लिए एक रेडियल शेप, जैसे रेडियल हमारी क्या होती है, जैसे ये गोला है, सर्कल है, तो ये हमारी रेडियस होती है, तो रेडियल शेप में मतलब कनेक्ट करने के लिए। चलिए ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे बन गया हमारा सीलिया। अब इसके बाद ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेंट्रल तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं सेंट्रल शीट, जो कि किसकी बनी हुई होती है? नेक्सिन लिंक, नेक्सिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। और यहाँ पर कोर ऑफ एक्सोन, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, यहाँ पे हमारे कोर्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली यहाँ से यहाँ तक हमारे कोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए हमने सीलिया और फ्लैजिला को बहुत अच्छे तरीके से देखा। क्या देखा हमने? सीलिया मेम्ब्रेनस स्केलर और किसकी तरह काम? मेम्ब्रेनस स्मॉल। मेम्ब्रेन का होता है, छोटे छोटे होते हैं, किसकी तरह काम करता है? ओट्स की तरह, चकमों की तरह काम करता है। जैसे नाव पानी को पीछे धकेलती है, खुद आगे जाती है, वैसे जो सीलिया होती है वो सेल की मोटिलिटी के लिए फ्लूइड को पीछे धकेलती है और सेल को आगे फ्लो करके ले जाती है। उसके बाद हमने फ्लैजिला देखा, थोड़ा होता है, बड़ा होता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। उसके बाद जब हमने इसका सेक्शन किया, मान लो ये मार्कर है, इसको हम काट के अंदर से देखें हमको क्या दिख रहा है। अगर हम इसको काटे अंदर से देखें तो अगर हम सीलिया, ये हमारी सीलिया निकली हुई है, अगर हम इसका सेक्शन करें, इसको काटें और अंदर से देखें तो हमको इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट दिखती है। मतलब 9 डबलेट प्रेजेंट होते हैं, 2 सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं। डबलेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए नेक्सिन लिंक होती है, जो कि नेक्सिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। रेडियल शेप की लाइंस होती हैं, जो कि सिंगलेट और डबलेट को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। इसके बाद हमारा सीलिया और फ्लैजिला भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो जो जो टॉपिक हमने बताए थे आज हमने वो कवर कर लिए हैं। तो इसीलिए कल हमारा क्या होगा, इसके नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद बस हम इस चैप्टर को समाप्ति करने वाले हैं, बस थोड़ा और रह गया इस चैप्टर में। लेकिन जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उस सबको रिवाइज करते चलना। और रिवीजन के लिए हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी इसकी डाल रहे हैं। जैसे मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की डाल रखी है शॉर्ट वीडियो, और सेल एनवेलप की डाल रखी है, जो कि 1 मिनट के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे मल्टीपल टाइम देखकर इसको हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैं रोज डालूंगी। जो जो पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो में हम रिवाइज करते हुए आएंगे। तो इसीलिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक कर दें,
मेरे चैनल को नहीं लाइक करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।